हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आज आपके लिए लेके आया हूं पेपर का एनालिसिस। अब हम क्लास का एनालिसिस करेंगे, पेपर का एनालिसिस नहीं। कि जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ाया है क्या उससे 100% पेपर डिट्टो वही आया है? यदि आया है तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों को इसी तरह से आगे भी प्रयास करते रहना चाहिए, इसी तरह से आगे भी प्रयास करते रहना चाहिए। तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। मैंने आप लोगों को यकीन 2.0 में पढ़ाया था। मैंने आप लोगों को प्यारे बच्चों यकीन 2.0 में पढ़ाया था। यकीन 2.0 में पीडब्ल्यू स्टार में, पीडब्ल्यू स्टार में, यकीन 2.0 में पीडब्ल्यू स्टार में मैंने आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाई थी। तो हम लोग देखते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए हैं क्या वो सारे नोटबुक से आए हैं। तो आपको मैं बता दूं फिजिकल केमिस्ट्री के अराउंड 17 क्वेश्चन पेपर में हैं। और दोस्तों 17 में से 17 आपको नोटबुक में लिखे मिल जाएंगे। क्वेश्चन का डाटा तो कभी नहीं फंसता है ना, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री है, मगर क्वेश्चन का पैटर्न जरूर फंसेगा। अप्रॉक्स 100% क्वेश्चन का डाटा नहीं, कॉन्सेप्ट 100% कॉन्सेप्ट और उसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएगा। आपने देखा होगा फिजिकल केमिस्ट्री में 7 से 8 क्वेश्चन तो फार्मूला बेस्ड है। तो जो फार्मूला बेस्ड है यार वो तो सब बच्चों ने कर ही लिए होंगे, क्योंकि उसमें कोई ज्यादा टैलेंट की जरूरत नहीं है। फार्मूला रटा है, वैल्यू डाल दोगे, आंसर आ जाएगा। तो हम उस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो आपकी रैंक बनाएगा, जो टफ क्वेश्चन था। मैंने सुबह बताया था फिजिकल केमिस्ट्री से हार्ड क्वेश्चन 2 आए हैं। तो वो 2 क्वेश्चन जो आए हैं उनमें से ही पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ला। जितना भी आया सब नोटबुक से, और इसमें हम दोनों लोगों का सहयोग है। क्यों? क्योंकि तुम बहुत तेजी से ये कहते हो कि सर ठीक है एक्स्ट्रा क्लास ले लो, जिसकी वजह से हम लोग और ज्यादा आप लोगों को पढ़ा पाते हैं। तो चलो अब इस बात का डिस्कशन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, हाँ मैं ये भी बताता रहूंगा कि कौन सा लेक्चर नंबर है और स्लाइड नंबर तक बताता रहूंगा। आपको स्लाइड नंबर भी बताऊंगा और साथ साथ में लेक्चर नंबर भी बताऊंगा कि कहां लिखा है, और वो स्लाइड भी दिखाऊंगा। आप बिल्कुल परेशान हो। देखो टफेस्ट क्वेश्चन में से ये सबसे टफ क्वेश्चन था फिजिकल केमिस्ट्री का। In the neutral या alkaline medium KMnO4 oxidized iodide into iodate, the change in oxidation state of manganese in this reaction is formed। ये सबसे टफ क्वेश्चन था फिजिकल केमिस्ट्री का। देखो ये कहां पढ़ाया है, देखो मैंने लिख दिया है यकीन 2.0 के बैच में पढ़ाया है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाया है, लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाया है। लेक्चर नंबर 3 स्लाइड नंबर 18, लेक्चर नंबर 3 स्लाइड नंबर 18, और वो स्लाइड नंबर 18 ये है, ये स्लाइड नंबर 18 है। मैंने बिल्कुल लिख के दिया आपको कि यदि मीडियम एसिडिक होगा तो ये बनेगा, ये देखो, और यदि मीडियम स्लाइटली बेसिक होगा तो ये बनेगा। चेक करो, यही क्वेश्चन आया है पेपर में, और ये पहले भी नीट में आ चुका है। देखो क्वेश्चन में यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज पूछा गया है, और पहले मेरे दोस्त उन्होंने वैल्यू पूछ रखी थी। द नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 रिड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ Ki इन अल्कलाइन मीडियम इज। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है 2005 में, और इस क्वेश्चन को मैंने आपको डिस्कस कराया है स्लाइड नंबर 18 में, लेक्चर नंबर 3 और स्लाइड नंबर 18 में 18, और चैप्टर का नाम क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। इसी तरह से सारी स्लाइडें दिखाता चला जाऊंगा कि जो कुछ भी पेपर में आया है वो दोस्त तुम्हारे पास था, बस रिवीजन की यदि कमी रह गई। यदि जिनका हो गया है बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो अब चलते हैं आगे, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन, ये तो यार फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ये कैसा है? फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इसमें ना तो आपके टैलेंट की कोई जरूरत है ना ज्यादा मेरे, बस फार्मूला जिसको याद है वो अपना लिख दे, आंसर आ जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूं ये क्वेश्चन कहां पे आपको इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा। ये लेक्चर नंबर 6
आयनिक इक्विलिब्रियम में लेक्चर नंबर 6 में और स्लाइड नंबर दोस्तों 19 और 20 में मैंने डिट्टो इसी तरह के 2 क्वेश्चन कराए हैं। वो देखो, ये एक 19 नंबर की स्लाइड होगी और एक 20 नंबर की। डिट्टो उसी तरह का क्वेश्चन है। आपको सॉल्ट का कंसंट्रेशन दिया है, एसिड का कंसंट्रेशन दिया है और वहां पीएच पूछा है, यहां एचआयन कंसंट्रेशन मैंने पूछा है। तो पीएच निकालना और इजी होता है, एचआयन कंसंट्रेशन निकालना टफ होता है। देखो स्लाइड नंबर 20 में भी डिट्टो इसी तरह का है, बस ये बेसिक सॉल्ट है, वो एसिडिक सॉल्ट था, डिट्टो सेम। ये देखो, और ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो यदि मैं ना भी कराता ना, मतलब कोई बच्चा कुछ ना पढ़ता, CSD पढ़ लेता, कॉन्सेप्ट की जो मैंने हैंड रिटन पीडीएफ दी थी सभी बच्चों को, हर चैप्टर की, सारे उसमें कॉन्सेप्ट लिखे हुए थे और एक एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करा रखे थे। CSD नाम से एक फाइल दी थी, पीडीएफ हैंड रिटन। यदि वो अच्छे से पढ़ लो तो मुझे लग रहा है फिजिकल केमिस्ट्री का 80% या 90% पेपर तो उसी से आ जाएगा, उसी से आ जाएगा। सारे फार्मूले लिखे हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर दोगे और सारे कॉन्सेप्ट भी लिखे हैं। मगर चलो फिर भी, विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी ग्राफ रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क। देखो यार, ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, पेपर में आया है। इसको मैंने कहां पढ़ाया है, चेक करते हैं। ये देखो, थर्मोडायनेमिक्स में लेक्चर नंबर 5 स्लाइड नंबर 11 एंड 12, ये लेक्चर नंबर 5 में पढ़ाया है। लेक्चर नंबर 5 और स्लाइड नंबर 11 और 12, इसमें मैंने सभी तरह के वर्क का कंपेयर कराया है। ये देखो, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, और ये पूरा ग्राफ बना है। और इस पूरे ग्राफ में देखो वर्क का ऑर्डर भी लगा रखा है कि आइसोथर्मल वर्क सबसे ज्यादा वर्क होता है। ये देखिए, ये सारी डिटेल यहां करा रखी है। ये देखो, ये सब करा रखा है और इसमें यह भी बता रखा है कि वर्क होता क्या है, एरिया अंडर द कर्व होता है। ये देखो, ये मैंने डॉटेड लाइन से ये सारी बातें दिखा रखी है और एक्सप्लेन भी कर रखा है कि वर्क एरिया अंडर द कर्व होता है। और ये बात यहां पे लगानी थी, सबसे ज्यादा एरिया किसका आ रहा है, इसका, तो बस यही आंसर। ठीक है, तो ये कहां से था, लेक्चर नंबर 5 से था। ये क्वेश्चन देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का, इस क्वेश्चन में साफ साफ उन्होंने यहां पे लिखा ds²y² और dz² आर सिमिलर टू ईच अदर, एक जैसे दिखते हैं। ये मैंने कहां पढ़ाया है, देखो साफ साफ लिखा है। ये देखिए, मैंने dz²y² और dz² के फिगर आपको क्लास में बनवा रखे हैं। अब यदि फिगर बने तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यार दोनों सेम नहीं होते। ये किस लेक्चर में है, आई थिंक ये लेक्चर नंबर 5, हाँ लेक्चर नंबर 5 स्लाइड नंबर 11। आप जाके लेक्चर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाओगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में लेक्चर नंबर 5 और स्लाइड नंबर 11 को देखोगे। और चैप्टर कौन सा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये सब आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जो भी क्वेश्चन पेपर में आए हैं दोस्त, वो सब हम लोगों ने कहीं ना कहीं किए हैं। देखो, अब पूछ रहा है इनमें से कौन सा सेल पॉसिबल है, ये इनमें से कौन सा सेल पॉसिबल है। ये देखो, कौन सा सेल पॉसिबल है। तो मैंने क्लासों में चिल्ला चिल्ला के ये बात पढ़ाई है, ऐसे क्वेश्चन भी कराए हैं क्या, कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वही कैथोड होता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, ये देखो, ये मैंने कराया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 6 में और स्लाइड नंबर 16 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, यकीन 2.0 बैच में, यकीन 2.0 बैच में मैंने ये बात पढ़ाई है। और वहां पर साफ साफ मैंने इस बात को बहुत ताकत के साथ लिखा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका पहले रिडक्शन होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल आरपी वैल्यू ज्यादा है उसी का रिडक्शन होगा पहले। और ये इस पर हम लोगों ने बेस्ड क्वेश्चन भी किए हैं, क्वेश्चन भी किए।
और यहां देखते ही पता चल गया कि सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल देखो किसका है, सिल्वर का। तो सिल्वर का रिडक्शन होना चाहिए और यहां पर सिल्वर का ऑक्सीडेशन है। इसका मतलब ये सेल काम नहीं करेगा, इसका मतलब ये सेल काम नहीं करेगा। बस यही आंसर हो गया, था कुछ करना ही नहीं था। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का था, ग्राफ का। उन्होंने एक ग्राफ पूछा था जीरो ऑर्डर का, है ना, और एक ग्राफ पूछा था फर्स्ट ऑर्डर का। दोनों ग्राफ को एक साथ उन्होंने दे दिया था। इस क्वेश्चन के बारे में तो मैंने चीख चीख के हर बार बोला है, बता देता हूं। लेक्चर नंबर कौन सा है, स्लाइड नंबर कौन सा है, केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नंबर 4। ये देखो, ये लेक्चर नंबर 4 है और स्लाइड नंबर, इतनी स्लाइडों में मैंने इस बात को एक्सप्लेन किया है बार बार, 3, 6, 15। देखो यहां पे आपके बारे में देखो, यहां पे मैंने बताया और फिर ये देखो साफ साफ लिखा है CSD नंबर 8, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड इक्वल टू के। रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और तुमको यही बोला गया है। ये देखो रेट कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ, तो रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ कांस्टेंट आएगा क्योंकि डिपेंड ही नहीं करता है। सारी बातें लिखी हैं और ग्राफ भी बने हैं। ये तो मैं इंफॉर्मेशन दिखा रहा हूं कि मैंने कोड कर करके लिखाई है। फिर ये देखो ग्राफ भी बने, आप ग्राफ देख लो। रेट कंसंट्रेशन के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ पैरेलल टू एक्सेस, है ना, ये सारे ग्राफ बना रखे हैं। और फर्स्ट ऑर्डर का भी ग्राफ बना रखा है। आप फर्स्ट ऑर्डर में आ जाइए। फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में, ये देखो दूसरा ग्राफ ये है। और इस बात को बहुत तेजी के साथ नोट करके लिखा भी रखा है। टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। कौन सी स्लाइड में ग्राफ है, क्वेश्चन है, सब बता दूंगा। अब जरा देखो, मैंने कहा था ना कि इस बार फिजिकल केमिस्ट्री इजी आई है, फार्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, मगर जो क्वेश्चन टफ या मीडियोटर है वो डिट्टो नोटबुक में बिल्कुल वैसे ही लिखे हैं, बिल्कुल वैसे ही लिखे हैं। अब जैसे देखो सेकंड टफ नंबर क्वेश्चन ये था, जो हार्ड क्वेश्चन 2 मैंने बोले हैं, तो हार्ड क्वेश्चन नंबर 2 ये है सॉलिड स्टेट का। हार्ड क्वेश्चन नंबर 2 ये है सॉलिड स्टेट का। अब जरा देखिए, इन ए पर्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट एंड आयनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इफ कैटायन एनायन मिसिंग और कुछ भी हो। तो जरा देखना, इसके बारे में मैंने इतने बार बोला है ना कि जिसके पास कान भी ना हो वो भी देख ले। जरा देखना बच्चों, सबसे पहले पढ़ाते समय यहां नोट डाल के लिखा, यूनिट सेल या क्रिस्टल ऑलवेज न्यूट्रल होगा। चाहे कोई भी डिफेक्ट चल रहा, यूनिट सेल या क्रिस्टल ऑलवेज न्यूट्रल होगा। सबसे पहले मैंने यहां बात लिखी, फिर पढ़ाया, फिर देखो मैंने लिखा, हर बार लिखा। स्कॉट की डिफेक्ट पढ़ाया तो ये देखो लिखा है, सबसे पहला पॉइंट यही लिखा है न्यूट्रल। फ्रैंकलिन डिफेक्ट पढ़ाया तो सबसे पहला पॉइंट यही लिखा है कि डिफेक्ट कुछ भी हो हमेशा न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि न्यूट्रल नहीं रहेगा तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये देखो हर जगह पे एक एक बात लिखी है, ये देखो सब जगह पे लिखाया है, कहीं पर भी चल रहा हो ये देखो न्यूट्रल होगा, ये देखो न्यूट्रल होगा, है मतलब इतने बार लिखाया है ना कि बच्चे के दिमाग से हट ही नहीं सकता ये बात। इतने बार तो मैंने लिखा दिया है, ये देखो। तो जरा समझो, तो इस वजह से बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करके आए। अब आगे आ जाओ दोस्त, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन, कोगुलेशन पावर पूछी है कि जब निगेटिव सॉल्व होगा तो कोगुलेशन पावर क्या होगी, जब पॉजिटिव सॉल्व होगा तो कोगुलेशन पावर क्या होगी। अब देखना डिट्टो आयन सहित मैच किया है ये देखो, ये मैंने हार्डी-सुलजे रूल पढ़ाया और ये देखो डिटेल लिखी है, गौर सुनना, देखो ना क्या लिखा है। निगेटिव कोलाइडल पार्टिकल है तो कोगुलेशन पावर क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज ऑफ आयन। जो आयन मैंने लिखे वही आयन पेपर में भी है, ये वाला आयन है, ये वाला आयन है, आई थिंक ये वाला आयन है। और यदि पॉजिटिव कोलाइडल पार्टिकल है तो कोगुलेशन पावर निगेटिव होगी, और यही आयन वहां पर भी लिखे है, डिट्टो वही आयन लिखे। अब बस स्टेटमेंट आपको मैच करना है। ये देखो, ये देखो, ये देखो Cl सल्फेट और ये कौन
राइट है कौन रॉन्ग है अपने आप इससे आपको पता चल जाएगा। देखा, वही क्वेश्चन आए हैं जो कराए हैं या जो हम लोगों ने पढ़ाया है। अब इस बात को देखो जरा, रेडियस मतलब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, जब भी पढ़ाते हैं तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो कराते ही कराते हैं। द रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन इज दिस, द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ ये। तो यार देखो, ये देखो करा रखा है, और ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, डिट्टो सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, और ये देखो मैंने करा भी रखा है। अच्छा बता देता हूं कहां पे है ये, कौन सा है ये, एटॉमिक स्ट्रक्चर, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2 स्लाइड नंबर 32। मिलेगा कहां पे, यकीन 2.0 पे, जो फिजिकल केमिस्ट्री का है, पीडब्ल्यू स्टार वाला। तो पीडब्ल्यू स्टार वाले में कहां पे मिलेगा मैं सब बता दे रहा हूं। लेक्चर नंबर 2 स्लाइड नंबर ये देखो। अब यार ये तो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें यदि मैं क्या मतलब कोई भी पढ़ाएगा तो बच्चा कर ही लेगा। क्यों? क्योंकि फार्मूला लगाना है। अब फार्मूला तो याद करना ही पड़ता है, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है। फिर भी ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने करा रखे हैं। देखो, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल पूछ रहा है, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल के क्वेश्चन, या एटॉमिक वेट पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है। कॉपर क्रिस्टलाइन एफसीसी यूनिट सेल विद द एज लेंथ ऑफ दिस, अच्छा डेंसिटी ऑफ कॉपर इज दिस, एटॉमिक मास पूछ रहा है। देख लो यार, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करा रखे हैं। 2016 में ऐसा क्वेश्चन आ रखा है, बस उसमें उसने डेंसिटी पूछ रखी है या ए पूछ रखा है, ठीक है, टिट्टो सेम। वैसे तो वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, क्या दिक्कत। अब जरा ये देखो, ये भी फार्मूला बेस्ड है, पीवी इक्वल टू एनआरटी का, है ना। अब इस क्वेश्चन को भी देखो, ये देखो मैंने करा रखा, डिट्टो डाटा सेम है, बस गैस चेंज है। उन्होंने ऑक्सीजन गैस लिए, मैंने हाइड्रोजन गैस लिए, ये देखो, ये देखो। और प्रेशर मैंने भी निकाल रखा है, पीवी इक्वल टू एनआरटी से। ये गैसियस स्टेट में मैंने पढ़ाया है लेक्चर नंबर 5 में, लेक्चर नंबर 5 स्लाइड नंबर 20, यकीन 2.0 बैच, स्लाइड नंबर दोस्त 7 सॉरी, ये देखो पूरा सेम क्वेश्चन है, बस उन्होंने ऑक्सीजन गैस ली है, मैंने हाइड्रोजन गैस ली है, और दोनों का मास चेंज होगा। इसमें मैंने 5 केस कराए थे, तो केस नंबर 1 चल रहा है जब गैस 1 हो, फिर मैंने बताया गैस 2 होंगी तो क्या होगा, फिर मैंने बताया वो रिएक्शन करेंगी तो क्या होगा। तो इसमें 5 केस कराए थे, तो ये पहला केस स्टार्टिंग केस है, ये देखो। अब इसमें क्या बताना यार, ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है डाल्टन लॉ का, है ना। तो ये लेक्चर नंबर 5 में ही पढ़ाया है, स्लाइड नंबर 20। वो स्लाइड नंबर 8 या 9 पे था, और ये स्लाइड नंबर 20 पे है, इसको पढ़ाया है। आप जानते हैं डाल्टन लॉ की इक्वेशन क्या होती है, ये देखो लिखा है, डिटेल पूरी लिखी है। ये लेक्चर नंबर 5 है, और स्लाइड नंबर 20, ये देखो साफ साफ लिखा है कि किसी का पार्शियल प्रेशर जो होता है उसके मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के बराबर होता है। गैस ए है तो ये, बी है तो ये, और उसको कितनी तरह से लिखा जा सकता है, पीटी इक्वल टू पीए प्लस पीबी, क्योंकि मैंने 2 गैस यहां पे सपोज कर रखी है। तो ये भी वाला फॉर्मेट लिखा है, ये वाला भी फॉर्मेट लिखा है, और ये रेशियो वाला भी फॉर्मेट लिखा है, सारे फॉर्मेट लिखे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आप ये कह सकते हो और मीडियम के बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है ये क्वेश्चन, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है मैंने ये देखो हाथ से लिख के कराया है, डिट्टो इसी तरह का मोल कॉन्सेप्ट में कराया है। लेक्चर नंबर यार लिखा नहीं है इस जगह, है ना, तो जरा देखना, डिट्टो वही क्वेश्चन है। उन्होंने भी कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल लिया है, मैंने भी कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल लिया है ना। इन्होंने परसेंटेज प्योरिटी दे दी है, मैंने परसेंटेज प्योरिटी पूछ ली है, बस डिट्टो उसी तरह का क्वेश्चन है। बस डिफरेंस क्या है, उन्होंने परसेंटेज प्योरिटी दी है, मैंने पूछी है, और मैंने जो मास दिया है उन्होंने मास पूछा है, बस लैंग्वेज का जरा सा चेंज है। मोल कॉन्सेप्ट में स्लाइड नंबर जो है, स्लाइड नंबर मैं शायद लिखना भूल गया हूं, तो स्लाइड नंबर जहां तक मुझे याद है कि यदि ये मैं पढ़ाता हूं तो किस जगह पढ़ाऊंगा, सबसे लास्ट में ही पहुंचेगा जाके, तो 6 या 7 नंबर का लेक्चर होगा ये,
देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब जरा देखो यार, ये क्वेश्चन जरा ध्यान दो। एक बात आप समझ पा रहे हो, जानते हो क्या? एक बात ये कि बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं कि मैं जो पढ़ाता हूं वही आ रहा है, सारे टीचर जो पढ़ाते हैं वही पेपर में आता है। जितने भी टीचर हैं वो जो पढ़ाते हैं वही पेपर में आता है जनरली। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम ये है कि बच्चा उसको रिवाइज करके अच्छे से जाए, और दूसरा कि उन सब्जेक्टों को वो समझ पाए, अच्छे से समझ ले और जाए। क्योंकि जब आपको समझ में आएगा तब आप परफॉर्म कर पाओगे, और साथ साथ में रिवीजन लगेगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगी, और पेपर में वही आता है जो टीचर पढ़ाते हैं, चाहे वो मैं हूं या कोई भी हो, लगभग वही आता है। जो मैं पढ़ाऊंगा तो भी वही आ रहा है, और मैं ना होके कोई और भी पढ़ा रहा होगा तो भी वही आता है। क्योंकि जो टीचर है वो सब जानते हैं कि पेपर में कहां से कहां आता है, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, सारे टीचरों को सब कुछ पता होता है लगभग। अब देखो यार, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, पहले तो ये बताना है, और फिर उसका ई सेल स्टैंडर्ड बताना है। ये देखो, डिट्टो सेम क्वेश्चन मैंने करा रखा है। ये देखो, स्पॉन्टेनियस होने के लिए ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। उसी तरह का क्वेश्चन है, क्या ये सेल स्पॉन्टेनियस है, इसका डेल्टा ई बताओ। क्या ये सेल स्पॉन्टेनियस है, इसका डेल्टा ई बताओ। देखो मैंने सब निकाल रखा है, और बिल्कुल यही क्वेश्चन, ये पैटर्न वही है, डाटा नहीं है सेम, रिएक्शन अलग अलग है मगर डिट्टो वही पैटर्न है। इसने भी यही पूछा है कि क्या ये रिएक्शन फिजिबल है। भाई वो ऑक्सीडेशन करा रहा है, क्या करा रहा है, इससे क्या मतलब है? ऐसे तो खरबों रिएक्शन होती है, आपको बस ये देखना पैटर्न। हाँ, वो यही पूछ रहा है क्या ये रिएक्शन फिजिबल है, और यदि रिएक्शन फिजिबल है तो डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, और डेल्टा जी निगेटिव होने के लिए ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसे इसी पैटर्न के हम लोगों ने क्वेश्चन पीछे कर रखे है ना, पीछे कर रखे। ये देखिए, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है दोस्त, करना ही क्या है, बस ई सेल इक्वल टू फार्मूला लगाना है। और शायद इस क्वेश्चन को बोनस भी मिलेगा क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां 10.5 ना होके ये होगा आई थिंक, तब आंसर मैच करेगा, नहीं तो इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है। मगर डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखो हम लोगों ने खूब कराया है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह का पैटर्न है, बस मैंने यहां जेडन लिख दिया है और भाई ने यहां निकल लिख दिया है। सिल्वर तो दोनों जगह है, हमारे पास भी सिल्वर है, उनके पास भी सिल्वर है, मगर मैंने जेडन लिखा है और उन्होंने क्या लिखा है, निकल लिखा है। डिट्टो सेम क्वेश्चन। ये देखो, मैराथन में ये क्वेश्चन कराए, क्लास में भी कराया है, मैराथन में भी कराया है। यार इस क्वेश्चन पर जरा नजर मारो, ये तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कोई भी बच्चा फार्मूला लगाए, आंसर आए। इसमें जरूरी नहीं है कि मैं बताऊं या आप बताओ, सबको आता है ये क्वेश्चन, बस फार्मूले में वैल्यू डालनी है, आंसर आ जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं। ये देखो, डिट्टो सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है मोल कॉन्सेप्ट में, तो डिट्टो सेम क्वेश्चन कराया जा चुका है। ये देखो, डिट्टो वही लिखा है, ए मोलर सोल्यूशन इज 1 दैट कंटेन्स, बस मैंने वहां 1 मोल ले लिया है और उन्होंने यहां क्या ले लिया है, 0.5 मोल ले लिया है। बस इतना सा डिफरेंस है दोनों के क्वेश्चन में। ये देखो, उन्होंने 0.5 ले लिया है और मैंने क्या ले लिया है, 1 ले लिया है। वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन क्लास में हो चुका है। तो ये देखिए, तो यार इस तरह से सारे क्वेश्चन क्लास में कराए जा चुके हैं, सारे क्वेश्चन। वैसे फिजिकल केमिस्ट्री में मैं साफ साफ ये भी बोलूंगा कि यार इसमें यदि मेरा इसमें कोई खास रोल भी नहीं, क्योंकि 17-18 में से 13-14 क्वेश्चन में तो मतलब दिमाग ही नहीं चलाना है, सिर्फ फार्मूला लिखना है, सिर्फ फार्मूला लिखना है। फिजिकल केमिस्ट्री का इतना इजी पेपर पूरे नीट में कभी नहीं आया है। फिजिकल केमिस्ट्री का इतना इजी पेपर पूरे नीट में कभी भी नहीं आया है। यदि आप मेरे से पूछो तो मैं ये बता सकता हूं कि ये सीबीएसई बोर्ड से भी नीचे का पेपर है फिजिकल केमिस्ट्री वाला, सीबीएसई बोर्ड से भी नीचे का पेपर है फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर। तो कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला डालो, वैल्यू निकालो, फार्मूला डालो, वैल्यू निकालो, या टिक कर दो, सिर्फ 2-3 क्वेश्चनों को छोड़कर। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मैं नहीं कहूंगा कि नहीं यार हाँ ऐसा कुछ करना है, ठीक है, मगर हाँ जो क्लास में पढ़ाया जाएगा आएगा दोस्त वही। यकीन 2.0 का मैंने दिखाया था ये सब, क्योंकि यकीन 2.0 में मैंने लेक्चर लिए थे पीडब्ल्यू स्टार में। तो मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूं बच्चों से
कि देखो यार, पेपर में वही सब आता है जो सभी टीचर पढ़ाते हैं। जितने भी टीचर आप देखते हो, 100 200 400 टीचर जो इंडिया में पढ़ा रहे हैं, वो जो पढ़ा रहा है पेपर में वही आएगा। इस बात को मैं कह रहा हूं, आप मान के चलो। प्रॉब्लम जानते हो कहां है? प्रॉब्लम दो जगह है। एक कि आपको पता होना चाहिए कितना पढ़ाना है, जरूरत से ज्यादा नहीं पढ़ाना है, क्योंकि बच्चा बेचारा छोटा है और उसके पास समय कम है। उस समय में उतना ही पढ़ाना है, उतना ही पढ़ना है जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि वो कोई केमिस्ट्री का टीचर नहीं बनने जा रहा है, वो डॉक्टर बनने के लिए आया है। तो डॉक्टर बनने के लिए उसको जितना नॉलेज चाहिए, जिससे उसकी पहली रैंक आ जाए, 10वीं रैंक आ जाए, 1000वीं रैंक आ जाए, 500 रैंक आ जाए, 232 रैंक आ जाए, उतना उसको देना है। एक्सेस देने से बच्चा बेचारा चीजों को मैनेज नहीं कर पाता है, क्योंकि यदि मान लो 20-20% आपने सब में एक्सेस दे दिया, तो तुमने तो कहा यार हमने सिर्फ 20% तो एक्सेस दिया है, मगर भैया 4 वो हैं क्या सब्जेक्ट, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो उसके लिए तो वो एक सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि 80% हो गया ना यार। वो 80% हो गया, तो इसका मतलब वो 4 नहीं 5 सब्जेक्ट पढ़ के पेपर दे रहा है, तो परफॉर्मेंस गिर जाता है और मेहनत उसको ज्यादा करनी पड़ती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। और दूसरी बात, सेल्फ बिलीव रखो। केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर तो बहुत रद्दी था, ठीक है, मैं तो कहता हूं कि सीबीएसई बोर्ड से भी नीचे था यार। किसी में या तो फार्मूला लिखना है, बस 4-5 क्वेश्चनों को छोड़ दो, नहीं तो सब में तो फार्मूला ही लिख के वैल्यू डालनी है, फार्मूला ही लिख के वैल्यू डालनी है। मुझे लग रहा है जो बच्चे ने सिर्फ स्कूल की प्रिपरेशन की है ना, तो भी फिजिकल केमिस्ट्री के 17 में से 17 क्वेश्चन उसको कर देने चाहिए। चलिए फिर मिलेंगे बैचों के अंदर। जिन बच्चों का हो गया है उनके लिए मैं बस इतना ही कहूंगा, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन। और जिन बच्चों का ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, उनके 500 नंबर हैं, 400 नंबर आ रहे हैं, क्योंकि आंसर की तो सब जगह रिलीज ही हो गई है भाई, कोचिंग वालों ने और टीचरों ने तो रिलीज ही कर दी है ना एक तरह की। तो उन बच्चों के लिए मैं इतना ही कहूंगा, देखो यार, जब हम दौड़ते हैं तो गिरते भी हैं, मगर गिरने का मतलब ये नहीं है कि हम मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। गिरने का मतलब ये नहीं है कि हम मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। तो ध्यान रखो, तुम अभी गिरे हो, लड़खड़ाए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हार गए हो, तुम मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। अभी समय है, अभी समय है। 2-4 दिन अपने को थोड़ा सा रिलैक्स करो, 2-4 दिन इधर उधर घूम आओ। जिसका पेपर थोड़ा बहुत इधर हुआ है वो बिल्कुल ऐसा नहीं कि एक कोने में बैठे, ऐसा नहीं है। जिंदगी जो है वेव की तरह चलती है, तुम्हारी भी हमारी भी। हमें भी कभी कभी ऐसा लगता है कि यार हमने क्या क्या खो दिया है, मगर फिर खड़े होते हैं और फिर लड़ाई करते हैं और फिर जीतते हैं। तो ध्यान रखो, तुमने 2 कदम पीछे खींचे हैं बड़ी छलांग मारने के लिए, तो अब टाइम आया बड़ी छलांग का। तुम ये मान के चलो कि यार इस बार होता भी तो मेरी क्या रैंक आती, 2000 आती, 1500 आती। अब लड़ाई टॉप 100 की है, अब लड़ाई हम टॉप 100 की लड़ेंगे। और हां, जहां तक हो सकता है हम लोग आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार हैं। तो फिर मिलते हैं, ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर।